है दोस्तों, आपने कभी ना कभी शेयर मार्केट में ट्रेड तो ज़रूर किया होगा। कभी प्रॉफ़िट मिला होगा, कभी लॉस भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक ट्रेड के पीछे जो पूरा प्रोसेस होता है, वो एक्चुअली होता कैसे है? कौन करता है उसे एग्ज़ीक्यूट? और कैसे चलती है पूरी सिस्टम की चाल? तो इन्हीं सब बातों को समझने के लिए स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल ट्रेंड लाइन ट्रेडर में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक एग्ज़ाम्पल के साथ। आपने कभी न कभी किसी भी दुकान से कुछ न कुछ खरीदा होगा। मान लीजिए आप केले की दुकान पर गए और दुकानदार से पूछा, केले कितने दर्जन दिए? दुकानदार ने जवाब दिया, 40 रुपये पर दर्जन। तो आपने एक दर्जन केले 40 रुपये में खरीद लिए। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ? आपने 40 रुपये दिए और उसके बदले में केले लिए, जिसे आप अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे और जो आपको एनर्जी देगा। इस तरह 40 रुपये का आपको वैल्यू मिल गया, जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बना। अब इसी कॉन्सेप्ट को शेयर मार्केट पर अप्लाई करते हैं। जब आप अपने कैपिटल से स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप कंपनी के बिजनेस की वैल्यू को समझकर इन्वेस्ट करते हैं। बदले में आपको कंपनी की ओनरशिप मिलती है, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है और प्रॉफिट कमाती है, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इस प्रोसेस में कभी-कभी लॉस भी हो सकता है। इसलिए इस तरह के इन्वेस्टमेंट को सिस्टमैटिकली प्लान करना चाहिए, ताकि आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो अब शेयर मार्केट हमारे लिए इन रियल क्या है, उसे मेरे नज़रिए से समझते हैं। टाटा स्टील का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। सोचिए, एक इतनी बड़ी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए कितने सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना, सेल्स जनरेट करना, डेट्स रिपे करना और कई सारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को संभालना। लेकिन एक शेयर होल्डर को ये सब कुछ खुद नहीं करना पड़ता। तो जब कोई इन्वेस्टर टाटा स्टील का स्टॉक खरीदता है, तो उसके लिए ये एक तरह का साइड बिजनेस बन जाता है, जिसे वो कहीं से भी, कभी भी और जितने दिन चाहे चला सकता है। जब चाहे तब उस बिजनेस से एग्जिट करके किसी दूसरे बिजनेस या स्टॉक में शिफ्ट भी कर सकता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस शेयर मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो इसे इन्वेस्टर्स के नज़रिए से एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि कंपनी शेयर मार्केट में क्यों आना चाहती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कैपिटल रेज़ करना, यानी आम लोगों से पैसा इकट्ठा करना, जिसे वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगाती हैं। नए प्रोजेक्ट शुरू करने, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने या फिर मार्केट प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। इस प्रोसेस को ही आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। लेकिन इन्वेस्टर को इसमें क्या फ़ायदा होता है? इन्वेस्टर किसी कंपनी में उसके फिनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालिसिस कर उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल पर भरोसा कर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फिनेंशियल रिटर्न्स कमाना, दो तरीके से। पहला, डिविडेंड्स। कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो शेयर होल्डर्स को रेगुलर इनकम मिलती है। दूसरा है कैपिटल गेन्स। जब शेयर की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, तो इन्वेस्टर उसे हायर प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। यही दो फैक्टर, रेगुलर इनकम और एसेट एप्रिसिएशन, इन्वेस्टर्स को फिनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं और इसी वजह से वो थॉटफुली किसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टर्स कितने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। बोट कंपनी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और शायद आप उसके प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे होंगे। ये एक पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, जो एफोर्डेबल और क्वालिटी ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या हम इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बोट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती। इसका मतलब है कि आम इन्वेस्टर्स के पास इसका शेयर खरीदने का कोई ऑप्शन नहीं होता। अब मान लीजिए बोट अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहता है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहता है और इसके लिए उसे कैपिटल की ज़रूरत है। ऐसे में अगर वो पब्लिक से पैसे रेज करना चाहता है, तो उसे शेयर मार्केट में पहली बार एंटर करना पड़ेगा।
इस प्रोसेस को ही हम आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ के थ्रू कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है और पब्लिक इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को खरीदकर कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, जिसके बाद उसके शेयर्स फ्रीली बाय और सेल किए जा सकते हैं। ये प्रोसेस सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है, जहां पे लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स का रेगुलर ट्रेडिंग होता है। तो आईपीओ एक ऐसा दरवाजा है जिसके थ्रू प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी बनकर इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल हो जाती है और सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का रास्ता है। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए शेयर मार्केट के मुख्य किरदारों को देखेंगे जो इस बाजार के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब सोचिए, आप रोज सुबह सब्जी मंडी जाते हैं, थोड़ा मोल भाव करते हैं, ताज़ी सब्जियां खरीदते हैं और फिर घर आ जाते हैं। अब यही सब्जी मंडी कैसे काम करती है, उसी एनालॉजी से हम स्टॉक मार्केट को समझेंगे। आपने देखा होगा, कुछ सब्जी मंडी छोटी होती हैं, कुछ बड़ी, कुछ लोकल गली के कोने पर होती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जहां दूर दूर से व्यापारी आते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे देश में भी दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जिस तरह सब्जी मंडी में अलग अलग किस्म की सब्जियां होती हैं, जैसे आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी, उसी तरह एनएसई और बीएसई पर अलग अलग इंडस्ट्रीज की कंपनीज के शेयर्स मिलते हैं। फरवरी 2025 तक एनएसई में 2629 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और वहीं बीएसई में 5595 कंपनीज लिस्टेड हैं। और इन सब कंपनीज के शेयर्स आप और हम जैसे लोग बाय या सेल कर सकते हैं। अब इन शेयर्स को खरीदने वाले दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। पहला, रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे हम और आप, जो छोटी मोटी रकम इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और सरकारी संस्थाएं, जो बड़े अमाउंट में पैसा लगाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सब्जी मंडी को एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी रेगुलेट करती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इंश्योर करता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और इन्वेस्टर्स के राइट सेफ रहें। अब सवाल ये उठता है, शेयर खरीदे कहाँ से? तो यहाँ आते हैं ब्रोकर्स। ये लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ऐप या वेबसाइट देते हैं जहाँ से हम स्टॉक्स बाय या सेल कर सकते हैं। ब्रोकर्स दो तरह के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर्स जो साथ में इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स जो सिर्फ बाइंग सेलिंग का प्लेटफॉर्म देते हैं कम चार्जेस में। इंडिया के कुछ फेमस ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटीज, शेयर खान एक्सेट्रा। ये ब्रोकर्स आपसे प्लेटफॉर्म फीस और ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं, जो हर ट्रांजैक्शन पे लगता है, चाहे आप बाय करें या सेल। अब पहले के ज़माने में शेयर्स फिजिकल पेपर के फॉर्म में होते थे, लेकिन समय के साथ उन्हें डिजिटल बना दिया गया है, जिसे हम डीमेट शेयर्स कहते हैं। इन शेयर्स को स्टोर करने का काम करते हैं डिपोजिटरीज, और इंडिया में दो मेन डिपोजिटरीज हैं, सीडीएसएल सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, एनएचडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। आपका ब्रोकर इनमें से किसी एक से लिंक्ड होता है और आपके शेयर्स वही डिजिटली स्टोर होते हैं जो आपके डीमेट अकाउंट में रखे जाते हैं। अब मान लीजिए आपके डीमेट अकाउंट में एबीसी लिमिटेड के 10 शेयर्स हैं और आपने उन्हें बेच दिया। तो ये ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए काम करते हैं क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस इंश्योर करते हैं कि आपके शेयर्स बायर के पास चले जाएं और आपको उसके बदले में पैसा मिल जाए। इंडिया में कुछ मेजर क्लियरिंग हाउसेस हैं, जैसे कि एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड, आईसीसीएल इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, एमसीएक्स-सीसीएल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। और एंड में बात करते हैं आईपीओ की, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है।
आईपीओ लाने के प्रोसेस में कंपनीज को हेल्प करते हैं मर्चेंट बैंकर्स, जैसे कोटक महिंद्रा कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और कई दूसरे। ये लोग आईपीओ की प्लानिंग, पेपर वर्क और पब्लिक तक शेयर पहुंचाने में कंपनी की मदद करते हैं। तो दोस्तों, जैसे सब्जी मंडी में हर दिन कुछ नया होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी हर रोज नए मौके और नए रिस्क के साथ काम करता है। समझ के इन्वेस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आज का टॉपिक कैसा लगा और स्टॉक मार्केट के कौन से टॉपिक पर आप और सीखना चाहते होंगे। विशेष सूचना: वीडियो में बताए गए स्टॉक सिर्फ जानकारी के लिए हैं, इसे निवेश सलाह न समझा जाए। कृपया अपना स्वयं विचार करके और जिम्मेदारी से ही कोई निवेश संबंधित निर्णय लें। धन्यवाद।